रामपुर नामक एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसके परिवार में कुल 5 सदस्य थे। बीवी लता, माँ रुक्मणी, बेटा राम और बेटी राधा। वह लोग बहुत गरीब थे। रमेश के छोटे छोटे बच्चे एक दिन खाते हुए, क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, खाने का मन भी नहीं कर रहा है। हाँ माँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, कम से कम ठंडी लस्सी ही ला दो। बच्चों में आज भी लस्सी ही लाने गया था, लेकिन इस बढ़ती गर्मी के चक्कर में लस्सी के दाम बहुत महंगे हो गए हैं। बाबा बाबा, अब घर में पंखा लगवा दो ना। मेरे सभी दोस्त की घर में कूलर, पंखा, एसी सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, एक छोटा सा टेबल फैन ही ले आओ। बच्चे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें पता है ना मेरा मालिक कितना खड़ूस है। बात बात पर तो वह मेरी पगार काट लेता है। जितनी पगार मिलती है उसमें तो घर भी मुश्किल से चलता है, तो मैं इतना महंगा पंख कहाँ से लाऊं। रमेश की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ही सब खाना खा लेते हैं और खाना खाकर सोने चले जाते हैं। लेकिन इस गर्मी ने तो सबका सोना भी हराम कर रखा था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, नींद नहीं आ रही है। बच्चों, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? सो जाओ, किसी तरह से नींद आ जाएगी। इस गर्मी ने तो बिना पंखे की रमेश के परिवार का जीना हराम कर रखा था। जैसे तैसे वह लोग सो जाते हैं। अगली सुबह, यह क्या राधा रामू, तुम दोनों क्लास में पढ़ने आते हो या सोने आते हो? रोज रोज तुम दोनों ने सो सो कर मुझे परेशान कर दिया है। वो क्या है ना टीचर जी, हमारे घर में पंखा नहीं है, रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, इसलिए क्लास में नींद आ रही है। तो क्या तुम दोनों क्लास में अपनी नींद पूरी करोगे? कल से अगर तुम दोनों क्लास में सोए तो मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगा। बहू, ऐसा लग रहा है घर में नहीं, ईंट की भट्टी में बैठी हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हो माँ जी, पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। ना जाने यह सूर्य देवता किस बात का प्रकोप हम गरीबों पर बरसा रहे हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहां उनकी पड़ोसन सीता आती है। ओ माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ, तुम लोग कैसे रहते हो इस घर में? मेरे घर में तो ऐसा एक लगा है जैसे लगता है शिमला में बैठे हो। क्या बात है शीतल, आज कैसे आना हुआ मेरे घर में? आओ बैठो, तुम्हें कुछ चाहिए? अरे नहीं यार, मेरी नौकरानी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। अगर तुम मेरे घर में काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी, जिससे तुम्हारे घर का पंखा भी आ जाएगा। चुप रहो शीतल, तुम्हें अपने पैसों का रूप जमाने ही आता है। बस तुम्हारे घर में नौकरानी बनने से तो अच्छा है मैं और मेरा परिवार गर्मी में ही मर जाए। लता का जवाब सुनकर शीतल गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे ओ कामचोर, तुम्हें मैन काम करने के लिए रखा है, यहाँ पंखे की हवा खाने के लिए नहीं रखा। अरे ओ कामचोर, तुम्हें मैन काम करने के लिए रखा है, यहाँ पंखे की हवा खाने के लिए नहीं रखा। अपनी आवाज नीचे करो और जाकर अपना काम करो, फटाफट निकालो यहाँ से। मालिक का गुस्सा देखकर रमेश जल्दी से जाकर काम करना शुरू कर देता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन इस पूरे परिवार पर गर्मी का कर काम नहीं होता। एक दिन, मान जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब मैं क्या करूं? बहू, तो कुछ मत कर, कम से कम मुझे एक ग्लास ठंडा पानी ही पिला दे, वरना मैं तो गर्मी के कारण मर जाऊंगी। लता भागकर मटके में से पानी निकालती है, परंतु मटके का पानी भी गर्म होता है। अपनी माँ की हालत देखकर रमेश डॉक्टर को घर बुलाता है। गर्मी के कारण इन्हें इन्फेक्शन और दाने हो रहे हैं। आप इन्हें कूलर या एसी में रखें अगर आप इनको जीवित देखना चाहते हो तो। डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, कूलर एसी तो बहुत बड़ी बात है, हम तो अपने घर में पंखा भी नहीं लगवा पाएंगे। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन कुछ भी करके पंख जरूर लगवा लेना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वही रमेश खड़ा खड़ा सोचने लगता है। मेरे पास तो कोई भी रास्ता नहीं है, अब मैं माँ की जान कैसे बचाऊं? लेकिन मुझे तो लक्कड़ का सामान बनाने का पूरा काम आता है, क्यों ना मैं लक्कड़ का ही पंखा बना लूं और कावाड़ी की दुकान से कोई सस्ता मोटर खरीद कर उसमें लगा लूंगा। रमेश इतना सोचकर लक्कड़ काटने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है।
पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी रमेश को पंखा बनाने के लायक लकड़ी कहीं नहीं मिलती है। पूरा जंगल छान मारा परंतु मुझे कहीं भी पंखा बनाने लायक लक्कड़ नहीं मिली। रमेश खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत था और उसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत थी। रमेश खड़ा होकर यह सोच ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत था और उसकी लकड़ी भी बहुत मजबूत थी। रमेश कुल्हाड़ी उठाकर जैसे उसे पेड़ को काटने लगता है कि तभी उसे पेड़ में से आवाज आती है। रुक जाओ, कृपया करके मुझे मत काटो। ये क्या, पेड़ के अंदर से आवाज कैसी आ रही है? भगवान, ये पेड़ तो बोल सकता है। हाँ, मैं इस जंगल के पेड़ों का राजा हूँ और मेरे पास बहुत सारी जादुई ताकत है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक पंखा चाहिए, नहीं तो मेरी माँ की हालत और खराब हो जाएगी। बस इतनी सी बात। इतना बोलते ही पेड़ रमेश को लकड़ियां दे देता है और बोलता है, यह लो, यह जादू लकड़ियाँ है। इस जादुई लकड़ी से जब तुम पंखा बनाकर अपने घर पर लगाओगे तो इसके अंदर सेकलर से भी ज्यादा ठंडी हवा आएगी और यह जादुई लकड़ी का पंखा तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। रमेश जादुई लकड़ी लेकर घर पर आ जाता है और पंखा बनाकर छत पर टांग देता है। रमेश जैसे ही पंख का बटन चालू करता है तो उसके अंदर से एसी से भी ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे आपने ऐसी लगवा दिया हो। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इस पंखे से। रामू इतना बोल ही रहा होता है कि उसमें से सोने और पैसों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर वह सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, यह पंखे में से इतने सारे सोने और पैसे क्यों गिर रहे हैं? यह हमारे साथ क्या हो रहा है? ये कोई चमत्कार तो नहीं है। क्योंकि मैं एक जादुई पंखा हूँ, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। रमेश और उसका परिवार जादुई पंखा पाकर बहुत खुश हो जाते हैं और जादुई पंखे में से पैसे निकाल निकाल कर गांव की सभी गरीब लोगों की सहायता करते हैं। परंतु नए मकान में भी रमेश वही लकड़ी का बना जादुई पंखा लगता है और बहुत ही सुख शांति से अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत करने लगता है।